नमस्कार साथियों, आज हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है आज ये पहला लेक्चर है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का ये फ़ायदा होगा कि कैसे फार्मूला मेकिंग होती है, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूले बनते हैं। अगर हमें फार्मूले बनने की जानकारी हो जाएगी तो हम जो बाद में जो रिएक्शंस पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी रिएक्शंस, कैसे रिएक्शंस होती हैं, कैसे बैलेंसिंग होता है, उन रिएक्शंस के फार्मूले कैसे याद करें हैं, ये सारी जानकारी आपको हो जाएगी। तो शुरुआत करें आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कार्बनिक रसायन। नोट्स बनाते जाइएगा साथ के साथ में। और आज का जो ये लेक्चर है ये आपके बहुत काम में आने वाला, तो ज़रूर लिखिएगा कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं बेटा जी। नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंग्रेजी वर्ड है कार्बनिक रसायन, मतलब कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स बनेंगे। कार्बन पूरी पेरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट्स है, कार्बन पूरी पेरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ढेर सारे यौगिक पाए जाते हैं, ढेर सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं कार्बन से रिलेटेड। आपने 12th में 11th में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़े होंगे कार्बनिक यौगिकों के। कितने सारे अलग अलग तरह से जो हैं IUPAC नामकरण होते हैं, IUPAC नामकरण होता है तो कितने अलग अलग तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं अपने को कार्बन के। तो कार्बन के ढेर सारे यौगिक मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के यौगिक मिलते हैं कार्बन के। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी एलिमेंट्स पर भारी है। सारे जो आवर्त सारणी देखोगे, पेरियोडिक टेबल देखोगे, उसमें कार्बन अकेला एक तरफ है जिसके ढेर सारे कंपाउंड है। कार्बन बादशाह है कि मेरे इतने सारे ढेर सारे लाखों कंपाउंड है और हर साल नए रिसर्च हो जाते कार्बन के कई कंपाउंड्स। जबकि जो दूसरे कंपाउंड हैं, दूसरे जो एलिमेंट हैं इनऑर्गेनिक हैं, उनके इतने कंपाउंड्स नहीं है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ढेर सारे कार्बन के यौगिक हैं। तो कार्बन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कार्बन के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। लिखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। कार्बन के जो संयोजी कोश किसको कहते हैं बेटा? बाहरी कक्षा को जो कहा जाता है संयोजी कोश, बाहरी कक्षा को जो कहा जाता है संयोजी कोश। तो ये बाहरी कक्षा। अगर कार्बन की में कार्बन C612 लिखते हैं, अपन क्या लिखते हैं? कार्बन C612। तो कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है बेटा? 6 है। और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी मिलेगी आपको? 6 मिलेगी कार्बन के अंदर। ये हो गया नाभिक। आपके पास सामने पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको कार्बन के पास? ये 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? 1 2 3 और ये 4। तो बेटा जी कार्बन का ये नाभिक है, ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में ये 4 इलेक्ट्रॉन। संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो होती है कार्बन की ग्राउंड स्टेट होती है। क्या होती है? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बेटा जी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। तो जो उत्तेजित अवस्था रहती है उसमें कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से मिलता है आपको। किस तरीके से मिलेगा? ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस कंडीशन में आपको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? अयुग्मित। लिखते जाइएगा, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे? अयुग्मित। ठीक है। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 4। ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो बॉन्ड जो बनाएगा, कितने बना पाएगा कार्बन? 4 बॉन्ड बना पाएगा। तो कई जगह आप देखते हैं, जैसे ये लिखा मैंने CH4। अब ये CH4 जो बना है इसमें आप देखिएगा कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन, ये चारों इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। मतलब जो 4 बॉन्ड बने हैं, ये 4 बॉन्ड बने, जिसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन 4 हाइड्रोजन को जोड़ पाएगा। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन 4 हाइड्रोजन को क्या कर पाएगा? जोड़ पाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर लिखिए, कार्बन के जो संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में रहते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में रहते हैं। और कार्बन की जो संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4 होती है। समझ में आ गया? ये तो हो गए बेसिक।
क्योंकि हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो कार्बन के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है बेटा। चलिए, अब कार्बन के साथ में जैसे हाइड्रोजन जुड़ता है, कार्बन के साथ में जैसे आके हाइड्रोजन जुड़ता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या कहूँगा मैं, हाइड्रोकार्बन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेसिक से बता रहा हूँ मैं बेटा, मज़ेदार तरीके से लिखते जाइएगा। अगर ये लेक्चर आपने पढ़ लिया और इसके बाद एक आध लेक्चर और होगा बेसिक का, अगर वो पढ़ लिया तो फिर आगे जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जय हो। तो बहुत बढ़िया बच्चे हैं। तो अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो वापस कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन में अलग अलग, एक तो क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और कौन से होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें क्या आते हैं, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, एकल बंध। क्या पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकल बंध। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। ओके, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्केन को क्या कहा जाता है, एल्केन को कहा जाता है बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बोले तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल ढेर सारे हैं अपने पास हैं, जैसे मेथेन है CH4, एथेन है C2H6, प्रोपेन है C4H10। ठीक है, ये फार्मूले को फॉलो कर रहे ना, CnH2n+2। इसके लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 1, इसके लिए n बराबर लिखेंगे 2 और इसके लिए n बराबर लिख देंगे 4। मेरी बात समझना, n बराबर 1 लिखा, ठीक है, तो n यहाँ पर क्या है, n बराबर 1 लिख रहे अपन, है ना, n बराबर, तो n बराबर यहाँ पर 1 होगा तो इसकी जगह भी 1 लिखा जाएगा, तो 2 और 2 4 हो गए। अब देखो यहाँ पर n बराबर 2 है तो इस n की जगह 2 लिखे तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए। यहाँ पर n की जगह इस फार्मूले के लिए n की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो जैसे अपन ने 4 लिखा तो यहाँ पर भी 4 आएगा, तो 4 दूनी 8 और 2 क्या हो गए 10। तो ये ये मेथेन, ये एथेन, ये ब्यूटेन। इसी प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक तो आते हैं एल्कीन और एक आते हैं एल्काइन। एक तो आते हैं बेटा एल्कीन और एक आते हैं एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n। क्या सामान्य सूत्र होता है, CnH2n, नोट कीजिएगा। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है बेटा CnH2n-2, CnH2n-2। मेरी बात ध्यान से सुनना। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। किसमें, एल्काइन में। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, द्विबंध, हम हिंदी में लिखेंगे द्विबंध, और इसमें क्या होता है, त्रिबंध होता है कार्बन कार्बन के बीच में। मेरी बात यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यदि अपन जो n बराबर, ये फार्मूला लिखें
n की जगह अगर माने अपन 2, n की जगह अपन माने 3, तो फार्मूला क्या हो जाएगा C2। ठीक है, यहाँ पर 2 तो यहाँ पे तो C2H4 हो जाएगा। C3 3 दूनी 6 H6 हो जाएगा। तो ये तो इसको कहते हैं एथिन, इसको कहेंगे प्रोपिन। ऐसे ही इसमें भी n बराबर 2 और n बराबर 3 के लिए लिखते हैं। देखो n बराबर 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा C2। ठीक है, C2 और 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 C2H2 हो जाएगा। n बराबर 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा C2, n की जगह 2 लिखा, फिर यहाँ पर भी 2 आ जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 3 हो जाएगा, तो 2 3 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो C2H4 ये फार्मूला। C2H2 किसका फार्मूला है, C2H2 है एथाइन का, और C3H4 सॉरी 1 मिनट सॉरी C3 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4, C3H4 किसका हो जाएगा, प्रोपाइन का फार्मूला हो जाएगा। किसका होगा, प्रोपाइन का। तो ये जो है एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो भी हैं सभी एल्केन के जो सूत्र हैं। ऐसे ही एल्कीन और एल्काइन दोनों क्या हैं, दोनों को अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अगर जो जिस टाइप से फार्मूला बना उसी हिसाब से अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे n बराबर अपन ने 2 माना तो इस n की जगह यहाँ 2 लिखा, तो इस n की जगह 2 होगा तो 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर 3 मतलब एल्किन का सिंपल है, डबल कार्बन से डबल हाइड्रोजन मिल जाएंगे आपको। एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 है। ठीक है, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बाकी ये भी कह सकते हैं कि अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ज़्यादा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, फार्मूला क्या है बन रहा, C2 हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 4 माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 2, C2H2। इसका स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इसको, C2H2 को CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे C3H4 तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो जाएगा CH3। ये इसका फार्मूला C3H4 किसका, प्रोपाइन का। ये किसका, एथाइन का सॉरी एथाइन, ये एथाइन है और ये क्या है, प्रोपाइन है, प्रोपाइन। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब यदि मैं कहूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक क्या होगा, पाई। 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड क्या मिलेंगे आपको, पाई बॉन्ड। तो यहाँ तक आपको बेसिक जानकारी समझ में आई होगी। आई होप आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। एक और चीज़ें, इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो एल्केन में जो आप प्रत्यय लगाएंगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इसमें क्या लगाते हैं, इन। और इसमें क्या लगाते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं, आइन। आइन, आइन, इन और एन। ठीक है, एल्केन में जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें अंत में क्या लगता है, एन। जैसे मेथेन, METHANE, एन लग रहा ना, ये मेथेन, मेथ प्लस एन, मेथेन, मेथेन ऐसे लिखते हैं। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में लास्ट में क्या लग रहा, एन। ऐसे ही एल्किन में एथीन, इन लग रहा, प्रोपीन, इन लग रहा लास्ट में, प्रोप प्लस इन, प्रोपीन, ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन, पेंट प्लस इन, पेंटीन। ऐसे इनमें क्या लगता रहा, आइन। एथ प्लस आइन, एथाइन, प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। ठीक है, जो रूट वर्ड है जैसे C1 के लिए आपको मालूम होगा मेथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए 4 कार्बन है तो ब्यूट कहते हैं। लेकिन ब्यूट कहेंगे, ब्यूट तो कह दिया आपने। अब उसके बाद में उस ब्यूट में मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन। अब 4 कार्बन के बाद अगर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है तो क्या कहेंगे, ब्यूटेन। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या कहेंगे, ब्यूटीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या कहेंगे, ब्यूटाइन। इस तरीके से बेसिक चीज़ें होगी कंप्लीट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन।
हो गया। नेक्स्ट, अब बात करें एल्किल व एरिल समूह। एल्किल व एरिल समूह क्या होते हैं? बहुत काम की बातें हैं। एल्किल व एरिल समूह, एल्केन को जानते हो? चलो एल्किल के बारे में बात करें। एल्किल, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाने पर एल्किल प्राप्त होता है। एल्किल प्राप्त होता है। बेटा ध्यान रखना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। एल्केन क्या होता है, एल्कीन अलग है, एल्किल अलग है, एरिल अलग है, हर चीज़ें अलग अलग हैं। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलने पर आपको क्या मिलेगा? एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाने पर आपको क्या मिलेगा? एल्किल मिलेगा। जैसे एक तरफ लिख रहा हूँ मैं एल्केन और ये लिख रहा हूँ मैं एल्किल। ठीक है, चलिए ये आपके सामने CH4 से एक हाइड्रोजन निकल गया, आपको मिला CH3। C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, आपको मिला C2H5। C3H8, एक हाइड्रोजन निकल गया, आपको मिला C3H7। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो है क्या है, इसको क्या कहेंगे? मेथेन। मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या बना? मेथिल। क्या हो गया ये? मेथिल, एल्किल। मेथिल क्या है? एक एल्किल है। ठीक है, ऐसे ही इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, किस में से? एथेन में से। तो एथेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा जी? एथिल। ऐसे ही प्रोपेन है आपके पास भाई साहब, ये प्रोपेन, और प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बन गया? प्रोपिल। ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 मिलेगा आपको। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C4H9 हो जाएगा, इसको ब्यूटिल कहेंगे। ऐसे ही पेंटेन C5H12, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो C5H11, इसको कहेंगे पेंटिल। ऐसे ही C6H14, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो C6H13 होगा, इसको कहेंगे हेक्सिल। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसको क्या कहेंगे? ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेन। ठीक है, पेंटेन, इसको हेक्सेन। मेरी बात आपको समझ में आई? तो जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा आपको? एल्किल। और एल्किल के मैंने ढेर सारे आपको एग्जाम्पल बता दिए। क्या क्या बताए? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ठीक है, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ये सब क्या है? एल्किल है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। क्या समझ में आई? बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब जैसे कि आपको जो है इनकी स्ट्रक्चर, तो कार्बन की जो संरचना होती ना वो होती है कितनी? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको CH4 की स्ट्रक्चर बनानी है तो कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। अगर आपको C2H6 की स्ट्रक्चर बनानी, एथेन है, इसकी स्ट्रक्चर, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये हर जगह 4, तो ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H। ऐसे ही C3H8, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ध्यान रखना सब जगह कैपिटल हाइड्रोजन है ना, कैपिटल हाइड्रोजन कैपिटल कार्बन लिखा हुआ है। तो ये है
ऐसे ही अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी हो C2H4 की, C2H4 क्या है, ये एथीन है, और आपको एथीन की स्ट्रक्चर बनानी है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, एक H ये और ये H और ये H और ये H, ये C2H4 की स्ट्रक्चर बन गई। कार्बन की वैलेंसी 4, ये ध्यान रखना। ऐसे आपको C3H6 इसकी ये है प्रोपीन, प्रोपीन की स्ट्रक्चर बनानी है आपको, तो ये C डबल बॉन्ड C, ये H और ये H सिंगल बॉन्ड CH H और ये H। कार्बन 3 है, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, बेसिक से सारी चीज़ें हो रही है अपनी। ऐसे ही आपको अगर स्ट्रक्चर बनानी है C2H2, C2H2 क्या है, एथाइन, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, कैसे बनेगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनानी है C3H4, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH H और H, इसको कहते हैं अपन प्रोपाइन। क्या कहेंगे इसको, प्रोपाइन कहेंगे। ये एल्काइन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर अपन आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रखना कि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं। अब जैसे कि इसमें कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड आ गए, कार्बन कार्बन के बीच में है ना 3 बॉन्ड आ गए। अब इस कार्बन में 3 बॉन्ड तो हो गए, तो कितने हाइड्रोजन और लगेंगे, एक ही हाइड्रोजन और लगेगा। इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगाया। इस कार्बन पर इधर बॉन्ड बना हुआ है, बाकी जगह क्या है, 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन पर इस साइड में 3 बॉन्ड लगे हुए, इस साइड में अपनों ने हाइड्रोजन लगा दिया। ऐसे इस कार्बन पर इधर 1 2 बॉन्ड आ रहे हैं, तो बाकी 2 हाइड्रोजन लगा दिए अपनों ने। ठीक है, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 5वां घुस रहा है तो वो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये सामान्य परिचय कि कैसे क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, कहाँ से क्या हाइड्रोजन निकल रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, ये सारी चीज़ें अपने को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब बात करें एरिल समूह। ये है बेटा एरिल समूह की बात। एल्किल समूह की बात कर ली, अब बात करेंगे एरिल समूह, एरिल ग्रुप। ठीक है, एरिल समूह। तो बेंजीन में से बेंजीन सूत्र क्या होता है, C6H6 में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाने पर एरिल या फेनिल, एरिल या फेनिल, फेनिल भी कह सकते हैं आप, एरिल या फेनिल प्राप्त होता है। अब बेटा ये है बेंजीन अपने पास C6H6, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो गया तो क्या हो जाएगा, C6H5। इसी C6H5 ग्रुप को क्या कहेंगे, फेनिल भी कह सकते हैं आप इसको, और इसी को क्या कह सकते हैं, एरिल भी कह सकते हैं, फेनिल या एरिल। ये क्या है भाई साहब, इसको बेंजीन कहते हैं, बेंजीन। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और बेंजीन का जो सूत्र हो, बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से कुछ बताते हैं अपन स्ट्रक्चर इसको, बेंजीन को, जिसमें कार्बन से जो है, हर कार्बन से जो है हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। जैसे ये कार्बन है 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, हर कार्बन से हाइड्रोजन अटैच रहता है ऐसे, इस तरीके से। और हर कार्बन से वापस क्या जुड़ा, हर कार्बन के साथ में अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक, डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड। मतलब इसमें अगर बेंजीन में अगर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो कितने पाई बॉन्ड है इसमें, 3 पाई बॉन्ड है, 3 तो है इसमें पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 क्या है इसमें, सिग्मा बॉन्ड होंगे। 12 इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं। क्लियर, समझ में तो आई रो आ रहा होगा बहुत बढ़िया समझ में। ठीक है,
चलिए, जय हो, बहुत बढ़िया। तो ये सारी बात करी अपनों ने। अब बात करें अपन क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, क्रियात्मक समूह बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। क्रियात्मक समूह के बारे में बात करते हैं। एल्किल समूह के बारे में बात कर ली, क्रियात्मक समूह के बारे में बात करते हैं। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक का किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया ये CH3 और ये है OH। तो बेटा ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं इसको? क्रियात्मक समूह। ठीक है, और ये वाला जो भाग है ये वाला, इसको कहते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह। ठीक है, अब जैसे आपके सामने जो ये लिखूं मैं, ये लिख दिया मैंने CH3CHO। ठीक है, अब CHO में जो ये वाला जो भाग है ये वाला क्रियात्मक समूह और ये वाला एल्किल समूह। ऐसे ही आपके सामने लिखूं मैं CH3COOH। तो इसमें जो है ये वाला भाग जो है ये क्रियात्मक समूह और ये वाला भाग जो है ये एल्किल समूह। अब ये तीनों कंपाउंड अलग अलग हैं। तीनों कंपाउंड भैया इसमें क्या है, अलग अलग है। तीनों में एक चीज़ सेम आ रही है, एल्किल ग्रुप तीनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी यौगिक के जो गुण होंगे, रासायनिक गुण जो होंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, क्रियात्मक समूह के लिए। किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। तो रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी कौन है, ये वाला पार्ट। इसमें OH क्रियात्मक समूह है, इसमें CHO क्रियात्मक समूह है, इसमें COOH क्रियात्मक समूह है। इसका नाम मेथिल एल्कोहल है, इसका नाम एसिटाल्डिहाइड है, इसका नाम एसिटिक अम्ल है। तीनों अलग अलग कंपाउंड हो गए। ठीक है, तो ये वाला जो है एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है। ये जो है एल्कोहल है। अलग अलग क्रियात्मक समूह मिल रहे हैं आपको। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, अलग अलग आपको क्रियात्मक समूह जो हैं अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, एक COOH किसके लिए आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH समूह आ जाए तो। ये वाला क्या है, एल्डिहाइड। अगर CHO आ जाए तो एल्डिहाइड, OH आ जाए तो क्या कहते हैं अपन, एल्कोहल, कि ये एल्कोहल है भैया। ये एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप आ जाए, COOH का दर्शन हो जाए तो ये भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा ये। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में अलग अलग प्रकार के, HCOOH हो तो फार्मिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH तो एसिटिक अम्ल कहते हैं, CH3C2H5COOH हो तो प्रोपियोनिक अम्ल कहते हैं। तो ये ऐसे कुछ जो है नाम होते हैं। तो मेरी बात समझ में आई कि ये क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब देखो बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें, बहुत इंटरेस्टेड हैं चीज़ें, नोट कीजिएगा।
प्रमुख क्रियात्मक समूह व उनके सूत्र। तो टेबल बना लीजिए बेटा। एक तरफ लिखिए आप क्रियात्मक समूह का नाम और एक तरफ लिखिएगा आप सूत्र। क्रियात्मक समूह का नाम और एक तरफ लिखिएगा सूत्र। सबसे पहले आप लिखिए नंबर 1 एल्कोहल। और एल्कोहल के लिए अपन क्या लिखते हैं? OH। नंबर 2 एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए अपन क्या लिखते हैं? CHO। फिर लिखिएगा आप ईथर। ईथर के लिए मतलब इसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? ईथर आ जाएगा। फिर लिखिए आप कीटोन। कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO। मतलब आपका एल्किल ग्रुप तो है ही है, जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। इसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, इसके एक साइड में एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा। एल्किल ग्रुप मतलब R, और R बोलो तो क्या होता CH3, C2H5, C3H7, ये चीज़ जोड़े रहते हैं अपन, है ना। ये इस जगह जो वैलेंसी खाली पड़ी ना, वहाँ पर कोई भी आप जो है R जोड़ सकते हो। R बोलो तो एल्किल ग्रुप, एल्किल को R से रिप्रेजेंट करते हैं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब क्या है? एल्किल हैं। तो ये हो जाएगा कीटोन। फिर लिखिएगा आप, नोट कीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या लिखोगे आप? COOH क्रियात्मक समूह। याद कीजिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। एमीन, छठवां है एमीन। और एमीन के लिए आप क्या लिखोगे? NH2। नोट कीजिए। 7वां नंबर लिखना आप साइनाइड। साइनाइड के लिए क्या लिखोगे आप? CN। फिर लिखोगे 8वां, लिखो आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड के लिए क्या लिखोगे? NC। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर CN है तो C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये NC है तो N और ये C और इस टाइप से कुछ बॉन्ड आएगा, ठीक है, NC। फिर 9वां नंबर नाइट्रो के लिए क्या लिखोगे आप? NO2। 10वां एमाइड के लिए क्या लिखोगे आप? CONH2। एमाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। फिर लिखोगे अम्ल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड के लिए क्या लिखोगे आप? COCl। ओके बेटा। फिर आप लिखना सल्फोनिक ग्रुप, है ना, सल्फोनिक कौन सा है? SO3H। ये सल्फोनिक क्रियात्मक समूह। डाइएजो में क्या लिखोगे आप? N2X। ये N2X डाइएजो। फिर लिखना आप एस्टर। एस्टर के लिए क्या लिखोगे? RCOOR। ठीक है, ये एस्टर के लिए कंपलसरी है कि दोनों तरफ R होना ही चाहिए, RCOOR। फिर जैसे कि आपने लिखा क्लोरो, क्रियात्मक समूह आ गया, ये Cl। आपने लिखा ब्रोमो, ये लिखा आपने Br। आपने लिखा आयोडो, ये हो गया I।
तो इस प्रकार से कुछ मैंने ये आपको क्रियात्मक समूह बताए, फंक्शनल ग्रुप बताए, याद रखना है इनको फंक्शनल ग्रुप को। इन फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के कारण ही कोई भी जो है कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी, रासायनिक गुण इसी के कारण जो क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आई? बहुत शानदार तरीके से अपन बेसिक पढ़ रहे हैं और इस बेसिक की कड़ी का आज ये पहला लेक्चर खत्म हुआ। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर फर्स्ट आज खत्म हुआ। साथियों अपने साथियों को वीडियो शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे उसी हिसाब से अगला वीडियो आपके पास अवेलेबल होंगे। मतलब व्यूज़ का कहने का मतलब है कि कम से कम अगर जितने बच्चे देखते हैं, अगर 50 बच्चे देखते हैं तो एक एक बच्चा अगर 3-3 4-4 स्टूडेंट को शेयर करता है तो 50 बच्चों से 200 तक पहुंचेगा। 200 बच्चे अगर 5-5 बच्चों को शेयर करें तो 1000 तक पहुंचेगा। और जितना जल्दी वीडियो ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना ज़्यादा हमको इंतज़ार रहेगा कि इतने ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं तो जल्दी से उनके लिए वीडियो अपलोड किया जाए। ओके, कमेंट से कीजिएगा और रेगुलर पढ़ाई कीजिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करवाने का। कहीं आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको मैं अपने मोबाइल नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप से, वहाँ पर आप जो है नोट्स परचेज़ करना पड़ेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पर भी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। एप्लीकेशन भी बहुत जल्दी एप्लीकेशन पर काम चल रहा है। अदरवाइज़ अभी अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहो तो व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स परचेज़ कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे 12th केमिस्ट्री के। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपके पास वीडियो अवेलेबल रहेंगे। बस ईयरफोन लगा के हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मोबाइल को रखिए, एक कमरे में कोने में जाके अच्छे से पढ़ाई करो। आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट करवाने का हम प्रॉमिस करते हैं। ओके, ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।